This topic is asthma, also called bronchial asthma. तो अस्थमा में हम डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, अस्थमा का क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन, मॉर्फोलॉजी में मैक्रोस्कोपिक चेंजेस, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, लास्ट में ट्रीटमेंट, हर एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट है अस्थमा का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती है अस्थमा में वो देख लेते हैं और उसके बाद डेफिनेशन इजी समझ में आएगा। तो 3 स्टेप प्रॉब्लम होती है अस्थमा में। तो अस्थमा सबसे पहले तो मेनली स्मॉल एयरवेज की डिजीज़ है। तो स्मॉल एयरवेज क्या होता है? ये हो गया ट्रकिया। ट्रकिया बाइफरकेट होकर होती है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई बाइफरकेशन में जाता है, वो सेकेंडरी ब्रोंकाई बनता है, फिर वो टर्शरी ब्रोंकाई होता है, फिर लास्ट में ब्रोंक्यूल्स और फिर अल्वियोलाई। सो जो ये स्मॉल एयरवेज हैं, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई, वहाँ की डिजीज़ है अस्थमा, नॉट लार्ज एयरवेज। ट्रकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, इसकी डिजीज़, ये लार्ज एयरवे की डिजीज़ नहीं है। अस्थमा मेनली ब्रोंक्यूल्स मीन स्मॉल एयरवे की डिजीज़ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हेल्दी एयरवे क्या होता है। तो ये एक नॉर्मल एयरवे का डायग्राम है। एयरवे में 2 लाइनिंग होती है, आउटर में मसल की लेयर होती है और इनर में म्यूकस की लाइनिंग होती है, म्यूकस की लेयर होती है। तो जो म्यूकस की लेयर होती है ये उसका ल्यूमन हो गया और उसमें अच्छा स्पेस होता है। ये स्पेस बहुत अच्छे होते हैं कि एयर इजीली पास हो सके। लेकिन इस अस्थमा में क्या होता है, जो एयरवेज हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम में क्या है? एयरवे इन्फ्लामेशन, मेनली स्मॉल एयरवेज। जो स्मॉल एयरवेज होती है लाइक ब्रोंक्यूल्स और अल्वियोलाई, ये सब में इन्फ्लामेशन हो जाता है। फर्स्ट प्रॉब्लम एयरवे इन्फ्लामेशन है। तो स्मॉल एयरवेज में इन्फ्लामेशन की वजह से जो इनर लाइनिंग है, ये जो म्यूकस की लाइनिंग है, उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से म्यूकस लेयर थिक हो जाती है, एडेमेटस हो जाती है। इसलिए जो इस ल्यूमन है ये नैरो हो जाता है। जैसे हेल्दी ल्यूमन कैसे अच्छी स्पेस है कि वहाँ से एयर इजीली पास हो सके, लेकिन इन्फ्लामेशन की वजह से जो म्यूकस वाली लेयर है ये थिक हो जाती है, एडेमेटस हो जाती है। तो ये जो ल्यूमन होता है ये नैरो हो जाता है और इसमें पहले जैसी स्पेस भी नहीं होती। जैसे हेल्दी एयरवे में जो स्पेस है ल्यूमन की, ऐसी स्पेस नहीं होती है इन्फ्लामेशन होने के बाद। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है? सेकेंड स्टेप में एयरवे हाइपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। तो जैसे कुछ स्टिमुलाई, जैसे कोई ट्रिगरिंग फैक्टर्स, जैसे एलर्जेंस हो गया, कोल्ड हो गया, विंटर हो गया, कोई इमोशनल चीज़ हो गई या फिर स्ट्रेस हो गया, उसकी वजह से जो एयरवे होते हैं वो हाइपर रिस्पॉन्स करते हैं। किसको? स्टिमुलाई को। जैसे कोई भी एलर्जिक चीज़ को हाइपर रिस्पॉन्स करते हैं। और हाइपर रिस्पॉन्स की वजह से जो मसल होती है, जो एयरवे में मसल होती है, मसल्स विद इन द एयरवे कॉजेज द ब्रोंकोस्पाज्म। जो मसल विद इन द एयरवे, जो एयरवे के अंदर मसल्स होती है, ये मसल लेयर जो होती है वो ब्रोंकोस्पाज्म, स्पाज्म मतलब उसमें मसल्स में कंस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो जो मसल है, ये एरो दिखा रहा है कि वो मसल लेयर में कंस्ट्रिक्शन हो गई है, मसल सिकुड़ गई है और जो म्यूकस लेयर है वो ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगती है। इसलिए ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होने की वजह से एयरवे में म्यूकस का अक्यूमुलेशन होने लगता है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये जैसे अल्वियोलाई हो गया, यहाँ म्यूकस का ज़्यादा सिक्रीशन हो गया। क्यों? क्योंकि अस्थमैटिक अटैक में म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाता है और मसल वाली लेयर का ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। मसल वाली लेयर कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, मसल्स में ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है और म्यूकस वाली लाइनिंग में ज़्यादा म्यूकस बनने लगता है। तो जब ज़्यादा म्यूकस बनने लगता है वो एयर पैसेजेस को ब्लॉक करता है और एल्वियोलाई के अंदर यहाँ एयर अक्यूमुलेट हो जाती है, एयर अंदर ही एल्वियोलाई के अंदर ट्रैप हो जाती है और एक्सेल करने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए अस्थमा एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जिसमें पेशेंट को एक्सेल करने में डिफ़िकल्टी होती है, एयर को बाहर निकालने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इसमें एयर कैसे बाहर नहीं जाता है? ये जो एयर पैसेजेस हैं, लाइक ये एक एयर पैसेज हो गया और ये लास्ट में अल्वियोलाई हो गया। तो यहाँ म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स में म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। क्यों ज़्यादा होने लगता है? क्योंकि म्यूकस की लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो गया और म्यूकस एडेमेटस होकर थिक हो गया। इसकी वजह से वो म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है और जब म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो वो एयर पैसेजेस में ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से जो अल्वियोलाई है इसके अंदर एयर अक्यूमुलेट हो जाती है, एयर अंदर ही अकोमोडेट होकर ट्रैप हो जाती है, तो एयर ईजिली बाहर नहीं जा पाती है, तो एक्सेल करने में डिफ़िकल्टी होती है। इसीलिए ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, मीन्स पेशेंट को एयर को एक्सेल करने में डिफ़िकल्टी है और एयर ट्रैपिंग की वजह से एयर अंदर ही अक्यूमुलेट हो जाती है। अब इसके डेफिनेशन देखते हैं, इजी समझ में आएगा।
So asthma is a chronic obstructive reversible disease in which there is the inflammation and narrowing of bronchial lumen and a hyperactive response characterized by wheezing, dyspnea, coughing and chest tightness. So अस्थमा एक chronic disease है, long term disease है, progressive disease है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है. ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ क्यों है? क्योंकि उधर म्यूकस भर जाती है और एयर पैसेजेस में म्यूकस ऑब्स्ट्रक्ट करती है. रिवर्सिबल डिजीज़ है मीन्स इसमें अगर हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है मीन्स ब्रोंकियल पैसेज में कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, नैरोइंग हो जाती है और जब हम ब्रोंको डायलेटर्स मेडिसिन देते हैं तो वापस वो ठीक हो जाता है. इसलिए रिवर्सिबल डिजीज़ है इन विच देयर इज़ अ इन्फ्लामेशन. अभी हमने देखा इन्फ्लामेशन होता है, नैरोइंग हो जाती है किसकी? ब्रोंकियल ल्यूमन की. एंड अ हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स हो जाता है कैरेक्टराइज्ड बाय वीजिंग. वीजिंग एक साउंड होती है जिसमें सीटी टाइप की एक हिसिंग क्वालिटी साउंड सुनाई देता है. जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं सेथोस्कोप से तो अस्थमा में हमें वीजिंग साउंड सुनाई देता है. डिस्निया मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होता है एंड कफिंग की प्रॉब्लम होती है. कफ मेनली इसमें ड्राई कफ देखा जाता है. एंड चेस्ट टाइटनेस मीन्स चेस्ट में स्क्वीजिंग टाइप सेंसेशन फील होता है, टाइटनेस टाइप सेंसेशन फील होता है. तो परसिस्टेंट अस्थमा इज़ इरिवर्सिबल. अगर अस्थमा बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर गया, बहुत ज़्यादा लेट स्टेज हो गई तो वो इरिवर्सिबल होता है. लेकिन अगर स्टार्टिंग का अस्थमा है तो वो एक रिवर्सिबल कंडीशन है. तो इसमें ट्रायड ऑफ सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है? डिस्निया मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, कफ मेनली ड्राई कफ देखा जाता है एंड वीजिंग साउंड सुनाई देता है. नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी. तो एपिडेमियोलॉजी क्या है? अस्थमा इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रॉनिक डिजीज़ ऑफ द चाइल्डहुड. तो अस्थमा मेनली बच्चों में देखा जाता है, चाइल्डहुड डिजीज़ है. डेथ रेट इज़ 2 to 3 times हायर फॉर द ब्लैक एंड देन फॉर द वाइट. सो ब्लैक पर्सन में ज़्यादा डेथ रेट देखा जाता है देन वाइट. कॉकेशियंस हैव हायर रिस्क ऑफ द डेथ. कॉकेशियंस मीन्स जो अफ्रीकन्स होते हैं, जो डार्क पीपल होते हैं, उन लोग में डेथ रेट का चांसेस ज़्यादा होता है. मोर्टेलिटी रेट इज़ हायर फॉर द अडल्ट दैन चिल्ड्रन. मेनली तो ये चिल्ड्रन की डिजीज़ है लेकिन मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट ज़्यादा हायर अडल्ट के लिए है. एपिडेमियोलॉजी के बाद इटियोलॉजी. जेनेटिकली प्रीडिस्पोज मीन्स अगर फादर को अस्थमा है या फिर मदर को अस्थमा है या फिर दोनों को ही अस्थमा है तो चांसेस रहते हैं कि चिल्ड्रन को भी अस्थमा हो. तो जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है. इटियोलॉजी फर्स्ट एयर पोल्यूटेंट्स एंड इरिटेंट्स. कुछ एयर पोल्यूटेंट्स लाइक फ्यूम्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, ये सब, और कुछ इरिटेंट्स लाइक पोलन ग्रेन्स हो गए, डस्ट हो गई, ये सब भी एक इटियोलॉजिकल फैक्टर है. मीन्स इस टाइप के पेशेंट इस सब चीज़ से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उसमें अस्थमैटिक अटैक आता है. अगर उन्हें पोलन ग्रेन या फिर परफ्यूम्स इनहेल या फिर कुछ डस्ट पार्टिकल इनहेल कर लेते हैं या फिर कोई पोल्यूटेंट एयर पोल्यूटेंट को इनहेल कर लेते हैं तो उनमें अस्थमैटिक अटैक आता है. तो ये एक इसका इटियोलॉजी हो गया. नेक्स्ट है रिकरेंट एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़. बार बार एक्यूट या फिर क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होने की वजह से भी वो कन्वर्ट हो जाता है अस्थमा में. ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी एलर्जिक. जो ब्रोंका है वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स देते हैं एलर्जन से. सर्टेन मेडिकेशन लाइक एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन. कोई पेशेंट होते हैं कि वो कुछ डिजीज़ से एलर्जिक होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, तो वो कौन सी मेडिसिन होती है? एस्पिरिन होती है. और एनजेड्स लाइक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में लाइक आइबुप्रोफेन, वो सब लेने के बाद उन्हें अस्थमा के अटैक आते हैं तो वो भी एक इसका इटियोलॉजी होगा. स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड स्ट्रेस. कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशन या स्ट्रेस होने की वजह से भी अस्थमैटिक अटैक आता है. ये इसका लास्ट इटियोलॉजी है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. तो अस्थमा का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एलर्जिक, एटॉपिक और एक्सट्रिंसिक अस्थमा. सेकेंड है नॉन एलर्जिक, नॉन एटॉपिक, इंट्रिंसिक अस्थमा. थर्ड है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा. फोर्थ है ऑक्यूपेशनल अस्थमा, इंडस्ट्रियल अस्थमा, फ्यूम्स, केमिकल डाइज एंड परफ्यूम्स. फिर है मिक्स्ड अस्थमा, फिर कफ वेरिएंट अस्थमा एंड नॉक्टर्नल अस्थमा. तो इसमें मेनली तो 2 अस्थमा होता है, एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक अस्थमा, और बाकी सब भी होता है लेकिन डिटेल में एलर्जिक और नॉन एलर्जिक अस्थमा को पढ़ेंगे. तो एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा मीन्स एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करने के बाद अस्थमैटिक अटैक आता है, वो होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा. ऑक्यूपेशनल अस्थमा. ऑक्यूपेशन मीन्स किसी पर्सन का कोई बिजनेस है या फिर कोई वर्कर है जो ऐसी जगह काम कर रहा है, उसकी वजह से उनको, उस ऑक्यूपेशन की वजह से उनको अस्थमा हो रहा है. जैसे इंडस्ट्रियल अस्थमा, कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वहाँ को कोई पोल्यूटेंट्स या कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल की वजह से उनको अस्थमा कॉज हो रहा है. कोई फ्यूम्स की वजह से, केमिकल की वजह से, डाइज या परफ्यूम्स की वजह से,
मिक्स्ड अस्थमा, मिक्स्ड मतलब किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक अस्थमा, मीन्स दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एलर्जिक अस्थमा और नॉन एलर्जिक अस्थमा दोनों मिलाकर मिक्स्ड अस्थमा बनाता है। कफ वेरिएंट अस्थमा, इसमें क्या होता है, परसिस्टेंट ड्राई कफ रहता है पेशेंट को बट विदाउट व्हीजिंग साउंड। लास्ट है नॉक्टर्नल अस्थमा, तो इसमें नॉक्टर्नल मीन्स नाइट, तो इसमें मेनली जो कंडीशन है पेशेंट में नाइट के टाइम वर्स हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉक्टर्नल अस्थमा। तो ये अस्थमा के पूरे क्लासिफिकेशन है, बट मेनली इंपॉर्टेंट दो क्लासिफिकेशन है, वो है एलर्जिक अस्थमा और नॉन एलर्जिक अस्थमा। नेक्स्ट स्टेप पहला पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक अस्थमा, इंटरमिटेंट अस्थमा, दैट इज एलर्जिक अस्थमा। तो इसको डिटेल में देखेंगे। एलर्जिक अस्थमा इंटरमिटेंट इसलिए इसमें प्रोग्रेस होती है डिजीज़, फिर मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा स्टेबल होता है, फिर प्रोग्रेस होती है, मतलब इंटरमिटेंट होता रहता है। प्रोग्रेस होती है, फिर थोड़ा बैलेंस होता है, फिर प्रोग्रेस होता है, इसलिए इसको इंटरमिटेंट अस्थमा भी कहा जाता है। एक्सट्रिंसिक अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, इसका सब नाम याद रखना है। तो ये क्या है, अस्थमा ट्रिगर्ड बाय द एलर्जेंस लाइक पोलेंस, पेट्स, डस्ट माइट, इंजेस्टेंट्स, स्किन टेस्ट इज पॉजिटिव एंड इट इज़ अर्ली स्टेज ऑफ ऑनसेट। तो अस्थमा, ये वाला अस्थमा ट्रिगर होता है कुछ एलर्जेंस से, लाइक पोलन ग्रेन्स, जो फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स होती है उसको इनहेल करने के बाद अस्थमैटिक अटैक आते हैं। पेट्स, जो एनिमल होते हैं उनकी वजह से, डस्ट की वजह से, इंजेस्टेंट मीन्स किसी चीज़ को इंजेस्ट करने से, लाइक फिश हो गया, चॉकलेट हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया। कोई पर्सन ज़्यादा एलर्जिक होते हैं ये सब चीज़ों से, और वो उसको इंजेस्ट करने के बाद उनमें अस्थमैटिक अटैक आता है। तो कुछ इंजेस्टेंट्स की वजह से भी ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। स्किन टेस्ट इस वाले टाइप के अस्थमा में पॉजिटिव होता है और ये अर्ली स्टेज अस्थमा होता है। इसकी एटियोलॉजी क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक वायरस, पैसिव स्मोकिंग एंड कोल्ड एक्सपोजर। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से पैसिव स्मोकिंग, एक होता है एक्टिव स्मोकिंग मीन्स सेल्फ स्मोकिंग कर रहे हैं, पैसिव स्मोकिंग मीन्स कोई दूसरा स्मोक कर रहा है और उसकी वजह से इनहेल करने की वजह से अस्थमैटिक अटैक आ रहा है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया वायरस, पैसिव स्मोकिंग एंड कोल्ड के एक्सपोजर की वजह से। नेक्स्ट है एरो एलर्जेंस, एरो मीन्स एयर, एयर में जो एलर्जेंस प्रेजेंट है उसकी वजह से जो एलर्जिक अस्थमा हो रहा है वो इसकी इटियोलॉजी में, लाइक डस्ट जो एयर में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, पॉलन जो फ्लावर्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसको इनहेल करने की वजह से, ये इसका इटियोलॉजी है। फेदर मतलब जो बर्ड्स के फेदर्स होते हैं उसकी वजह से, और पेंट की वजह से। नेक्स्ट है इंजेस्टेंट, इंजेस्टेंट मीन्स किसी चीज़ को इंजेक्शन कर लिया, अंदर ले लिया, जैसे मिल्क, एग, नट्स, चॉकलेट, फिश, स्ट्रॉबेरीज, ये सब खाने के बाद से अस्थमैटिक अटैक आ रहा है। नेक्स्ट है ट्रिगर्स ऑफ द अस्थमा, जैसे ठंडी में कोल्ड एयर की वजह से फॉग। एंड नेक्स्ट है ड्रग्स में बीटा ब्लॉकर जो हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है, एस्पिरिन। एनजेड्स में मेनली आइबोप्रोफिन ड्रग्स की वजह से भी कोई लोग कुछ मेडिकेशन के लिए एलर्जिक होते हैं, ये सब ड्रग्स के लेने के बाद उनमें अस्थमैटिक अटैक आएगा, तो ये भी एक एलर्जिक अस्थमा का इटियोलॉजी है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले देखेंगे कि ये एलर्जेंस हो गए या फिर कोई ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो गए या फिर इरिटेंट्स हो गए, जैसे कुछ भी हो सकता है। इंजेस्टेंट में एग, फिश, मीट या कुछ हो सकता है, या फिर इनहेल में पोलन ग्रेन्स, डस्ट, परफ्यूम्स, ये सब होने की वजह से क्या कहाँ पहले वो जाएंगे, ब्रोंकाई में। जैसे ये पर्सन ने ये ट्रकिया हो गया, यहाँ से इनहेल किया एलर्जेंस को और वो गए ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई में जाने के बाद एक नॉर्मल पर्सन में मीन्स 95% में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो एलर्जन न्यूट्रलाइज हो जाता है, लाइक कफिंग और स्नीजिंग से वो एलर्जन बाहर आ जाएगा 95% पीपल में, क्योंकि वो उससे एलर्जिक नहीं रहते। लेकिन जो 5% पर्सन होते हैं उनमें ये एलर्जिक क्या कर देंगे, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स कर देंगे, ब्रोंकाई में हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स हो जाएगा, और बाकी पर्सन में वो बाहर आ जाएगा एलर्जन, उसमें कोई हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं होगा, वो सब एलर्जन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा। लेकिन अस्थमैटिक पर्सन में हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स होगा ब्रोंकाई में, और फिर क्या होंगे, जो ब्रोंकाई में रेजिडुअल मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, एक्ट एज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जो मैक्रोफेजेस में एल्वियोलाई के अंदर मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेज सेल जो होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के जैसे एक्ट करेंगे, और ये मैक्रोफेज किसको प्रेजेंट करेंगे, एलर्जन को, CD4+ टी सेल्स को। मैक्रोफेज ने एलर्जन को लिया, कैरी किया और CD4+ टी सेल को प्रेजेंट किया, और उसके बाद क्या होगा, एक्टिव स्टिमुलेट टाइप 2 हेल्पर सेल्स एंड दी TH2। तो जो CD4+ टी सेल्स है जिनके पास एलर्जन आया वो बनाएंगे टाइप 2 हेल्पर सेल TH2
का प्रोडक्शन करेंगे। फिर वो क्या करेंगे, TH2 causes the formation of the interleukin 3, interleukin 4, interleukin 5, interleukin 13। तो फर्दर TH2 भी प्रोडक्शन किसका करेगा, इंटरल्यूकिन 3, 4, 5 एंड 13 को। तो 3 और 4 क्या करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स देंगे CD4 प्लस टी सेल्स को। CD4 प्लस टी सेल्स को पॉजिटिव फीडबैक देंगे कि वो और ज़्यादा टाइप 2 हेल्पर सेल बनाए और ज़्यादा इंटरल्यूकिन्स बने। तो 3 एंड 4 का ये काम हो गया। और 5 क्या करेगा, 5 करेगा रिक्रूट इजिनोफिल्स। रिक्रूटमेंट मीन्स और ज्वाइन करेगा और ज़्यादा इजिनोफिल्स को कलेक्ट करेगा। 5 का भी काम हो गया। और इंटरल्यूकिन 13 क्या करेगा, एनहांस द म्यूकस प्रोडक्शन। जो एयर पैसेजेस है उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। तो इंटरल्यूकिन 3 और 4 पॉजिटिव फीडबैक देंगे CD4 प्लस टी सेल्स को कि वो और ज़्यादा टाइप 2 हेल्पर सेल्स बनाए और उसके बाद और ज़्यादा इंटरल्यूकिन बने। और 5 करेगा इजिनोफिल्स को और ज़्यादा जमा करेगा और इंटरल्यूकिन 13 म्यूकस की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा और ज़्यादा म्यूकस बनने लगेगा। वही है इंटरल्यूकिन 3 एंड 4 गिव्स अ फीडबैक रिस्पॉन्स टू द CD4 एंड टी सेल्स एंड स्टिमुलेट द बी सेल्स। तो इंटरल्यूकिन 3 और 4 इसको पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स तो देंगे ही और बी सेल्स को भी स्टिमुलेट करेंगे। फिर बी सेल्स क्या करेगा, कन्वर्ट्स इनटू द प्लाज्मा सेल्स। बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड प्लाज्मा सेल्स फॉर्म्स द IgE एंटीबॉडी और प्लाज्मा सेल्स IgE एंटीबॉडी बनाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, जो मास्ट सेल होती है उनके पास IgE एंटीबॉडी का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जैसे ये मास्ट सेल है और इसके ऊपर IgE एंटीबॉडी का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उस रिसेप्टर को बोलते हैं FcR1 रिसेप्टर। मास्ट सेल के ऊपर IgE एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुई है प्लाज्मा सेल्स दैट इज बी सेल से प्रोड्यूस हुई है, मास्ट सेल के पास उस बी से IgE एंटीबॉडी के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और उस रिसेप्टर को बोलते हैं FcR1 रिसेप्टर। तो क्या होगा, जो IgE एंटीबॉडी है ये FcR1 अपने रिसेप्टर से कंबाइन हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जैसे ऊपर दिखाया गया कि IgE एंटीबॉडी अपने FcR1 रिसेप्टर से कंबाइन हो गया, अटैच हो गया मास्ट सेल के ऊपर। बाइंडिंग ऑफ द IgE विथ FcR1 रिसेप्टर। तो ये हो गया फर्स्ट टाइम एक्सपोज हुआ जब पेशेंट किसी एलर्जन से, किसी भी तरह से इरिटेशन से जब एक्सपोज होगा तो ये पूरी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होएगी और आखिर में IgE एंटीबॉडी बनेगी और वो मास्ट सेल्स के अपने रिसेप्टर से अटैच हो जाएगी। ये फर्स्ट टाइम एक्सपोजर में होएगा। किसके एक्सपोजर से, एलर्जन के एक्सपोजर से। अब वही पर्सन आफ्टर री एक्सपोजर वही टाइप के एलर्जन से री एक्सपोज होएगा। जैसे फर्स्ट टाइम वो किसी पेट्स के डेंड्रफ से एक्सपोज हुआ तो उस टाइम IgE एंटीबॉडी बनी और वो अपने FcR1 रिसेप्टर से अटैच हो गई। ये फर्स्ट टाइम पूरा प्रोसेस होगा। लेकिन सेकेंड टाइम वही पर्सन अगर वही पेट्स के डेंड्रफ से एक्सपोज हुआ, री एक्सपोजर हुआ, तब डायरेक्ट यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगी। वो IgE एंटीबॉडी FcR1 रिसेप्टर से अटैच होगी। फिर री एक्सपोजर में क्या होगा, पोलन स्टिमुलेट द IgE। जो भी पोलन होगा, जो भी स्टिमुलेंट होगा या फिर कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर होगा, जैसे ही पेट का डेंड्रफ हो गया, वो डायरेक्ट स्टिमुलेट करेगी IgE रिसेप्टर को, IgE एंटीबॉडी को। वो पूरा प्रोसेस बना हुआ रहेगा। री एक्सपोजर में डायरेक्ट वो IgE एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करेगी। फिर IgE एंटीबॉडी स्टिमुलेट करेगा मास्ट सेल को। जो IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल के ऊपर अटैच है तो IgE को स्टिमुलेट किया गया तो IgE डायरेक्ट अपने जिसके ऊपर अटैच है, मास्ट सेल के ऊपर अटैच है, वो डायरेक्ट मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेगा। तो मास्ट सेल का क्या हो जाएगा, डीग्रैनुलेशन, मतलब मास्ट सेल फट जाएगी, डीग्रैनुलेशन हो जाएगा मास्ट सेल का। फिर वो मास्ट सेल क्या रिलीज करेगी, मीडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स लाइक हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड द ल्यूकोट्राइन्स। मास्ट सेल फटने के बाद केमिकल मीडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज करेगी, हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड द ल्यूकोट्राइन्स। फिर क्या होगा, 2 फेज होगी, अर्ली फेज होगा और लेट फेज होगा। तो अर्ली फेज 4 से 8 घंटे की होती है और इसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, जो हमने पहले पढ़ा था कि जो मसल लेयर होती है उसमें स्पाजम आ जाएगा, कंस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो अर्ली फेज में जो मसल लेयर है उसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन मीन्स स्पाजम आ जाएगा। और ये याद रखना है कि अर्ली फेज का टाइम ड्यूरेशन होता है 4 to 8 आवर्स, 4 से 8 घंटे के लिए अर्ली फेज होता है। और अर्ली फेज और ये जो केमिकल मीडिएटर्स या फिर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हुए वो क्या करेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वासोडाइलेटेशन एंड इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन मीन्स एयर पैसेजेस जो ब्रोंका है उसमें कंस्ट्रिक्शन मीन्स नैरोइंग लाएंगे, स्पाजम लाएंगे। और वासोडाइलेटेशन मीन्स जो वेसल लेयर है उसमें डायलेटेशन होगा, लेकिन कंस्ट्रिक्शन ब्रोंक्यूल्स में होगा और म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। ये सब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स।
फिर लेट फेज को इन्फ्लामेटरी फेज भी कहते हैं और इसका ड्यूरेशन है 24 आवर्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्ली फेज 4 से 8 घंटे का होता है और लेट फेज को इन्फ्लामेटरी फेज भी कहते हैं और उसका ड्यूरेशन 24 घंटे का होता है। तो वो क्या करेगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को वो भी रिलीज़ करेगा और वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कीमो अट्रैक्टेंट का काम करेंगी। अट्रैक्टेंट मीन्स किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, जमा करना। तो वो किसको जमा करेंगे, इजिनोफिल्स को। अट्रैक्ट रिक्रूटमेंट किसका होएगा, इजिनोफिल्स का। जो मीडिएटर्स रिलीज हुए हैं वो कीमो अट्रैक्टेंट का काम करेगी और वो मेनली इजिनोफिल्स को अट्रैक्ट करेगी, रिक्रूटमेंट करेगी और फिर वहाँ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा। अब जब रिकरेंट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मीन्स बार बार इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या कर देगा, चेंजेस कर देगा, रीमॉडलिंग ऑफ द एयरवे। जैसे ये एयरवे है और इसमें इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो हो रहा है वो भी रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो ये एयरवे जो नॉर्मल है एयरवे, उसमें रीमॉडलिंग हो जाएगी, मीन्स उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ये एक एयरवे है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे चेंज होकर नैरो हो सकता है। तो क्या होगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स। जो ब्रोंकाई में गॉबलेट सेल्स जैसे म्यूकस ग्लैंड होते हैं उसमें हाइपरट्रॉफी मीन्स उसका साइज बढ़ा देगा। ये रीमॉडलिंग का चेंजेस क्या होगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मीन्स साइज बढ़ जाएगा ग्लैंड का। जो गॉबलेट ग्लैंड होती है, जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है ब्रोंकाई में, वो हाइपरट्रॉफिड हो जाएंगी, उस ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा और स्मूथ मसल में भी चेंजेस हो जाएंगे। और वेस्कुलैरिटी मीन्स मतलब सप्लाई ऑफ वेसल्स उस जगह पे बढ़ जाएगा। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत ईजी है, बस इन्फ्लामेटरी चेंजेस है। और फिर नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी के बाद क्लिनिकल फीचर्स।